नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज थिन चार्ज शीट। इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि किसी इनफाइनाइटली लार्ज थिन चार्ज शीट के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। तो ये अंडरस्टैंड करने के लिए यू सी यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इट इज लाइक दिस। सपोज दिस इज द पोर्शन ऑफ ए थिन चार्ज शीट। ये किसी भी थिन चार्ज शीट का एक पोर्शन है। तो ये इस पे सपोज कर लो कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से। तो ये शीट जो है, ये जो प्लेन है यहाँ पे, इस प्लेन के शीट का प्लेन सपोज परपेंडिकुलर है और इसका शीट का एक पोर्शन यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस शीट के लेफ्ट साइड और राइट साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ से राइट साइड की ओर इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दोनों साइड्स पे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस होता है। इट इज लाइक दिस इन दिस केस। नाउ यू सी दैट इस तरह से हम ये इक्वली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे हम यहाँ पे बना रहे हैं। नाउ यू सी दैट के इसमें ये राइट साइड पे हमने ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे रिप्रेजेंट कर दी है और लेफ्ट साइड पे भी ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से रिप्रेजेंट कर दी है। तो ये दोनों साइड्स पे इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। लेट अस से दैट दिस इज एनी पॉइंट P1 जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ से आप देखो कि इस शीट से यहाँ से स्ट्रेट लाइन पे उतना ही उसी दूसरी साइड पे शीट से उतने ही डिस्टेंस पे हम एक पॉइंट P2 कंसिडर कर लेते हैं। तो ड्यू टू सिमेट्री क्या होगा कि ये दोनों पॉइंट्स P1 एंड P2 दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है ये सेम रहेगा। अब देखो कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए एक सिलेंडर ड्रॉ करना है। ये सिलेंडर किस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब देखो ये एक P1 के अक्रॉस में इस तरह से ये ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ एंड P2 के अक्रॉस भी इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। ये दोनों सर्कल्स जो हैं ये सपोज कर लो कि एक सिलेंडर के फ्लैट सरफेसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये मैं यहाँ पे ये सिलेंडर जो है ये यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। इस तरह का आपने एक सिलेंडर जो है ये ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे हमने एक ऐसे सिलेंडर जो ड्रॉ किया है। अब यहाँ से हमने फाइंड करना है कि इस सिलेंडर में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलती हैं। तो अब आप देखो ये जो शीट है इसका इतना पोर्शन जो है ये अब इस सिलेंडर के बीच में आ गया है और इतना पोर्शन जो है इसका अगर हम मान लें कि एरिया का मैग्नीट्यूड ds है और इसमें जो चार्ज प्रेजेंट है ये dq है। ये चार्ज dq है। और अब सपोज कर लो कि यहाँ से हमने ये वाला जो P1 है ये इसका एरिया एलिमेंट इधर से इधर की ओर ये सब मान लेते हैं कि ये एरिया स्मॉल एरिया ही है। इसको हम कह देते हैं कि लेट अस से ये ds1 के ऐसे इक्वल है और यहाँ से इसका जो एरिया एलिमेंट है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये सपोज कर लो कि ds2 के इक्वल है इस तरह से। अब समझना बात को। अब हम फाइंड करेंगे कि इस सिलेंडर में से टोटल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर की ओर जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले कर्व सरफेस पे एनालाइज करेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड है। फिर फेस ds1 के साथ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड है। फिर फेस ये जो सरफेस ds2 है इसके साथ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड है। तो फिर तीनों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, ठीक है, तीनों सरफेसेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा जो कि ये जो क्लोज्ड सरफेस है इन दी फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर जो इसके साथ लिंक्ड है। तो स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो पहले मैं कर्व्ड सरफेस का आपको समझा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह से फाइंड करना है। जैसे देखो इसके कर्व सरफेस पे आप कहीं पे भी
इस तरह से ये एक एरिया इमेजिन कर लेते हो, और यहाँ से इसका अगर आप एरिया एलिमेंट जो है ये बनाते हो, सपोज ये डी एस के इक्वल है, कर्व सरफेस की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये किस डायरेक्शन में बनेगा, सो यू अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता ही है कि ये लेफ्ट की ओर है। तो यहाँ से इतना वेक्टर मैंने काट दिया, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ई। तो ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का बनेगा, दिस एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री। तो इस सरफेस में से, स्मॉल एरिया एलिमेंट में से जो कप सरफेस पे बनाया है, कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं करेगा, कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके साथ लिंक्ड नहीं होगा। तो अगर आप इस कप सरफेस को नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स में इस तरह से डिवाइड कर लेते हो, और किसी भी एलिमेंट में से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हो, तो दैट विल बी इक्वल टू जीरो, वो जीरो के इक्वल ही होगा। अब देखो, हम इसको साथ साथ में लिखते हैं, साथ में हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें सबसे पहले तो कंसीडर ए स्मॉल पोर्शन ऑफ infinitely large thin charge sheet as shown, and let point P1 at a certain distance from the sheet at which electric field the electric field is to be found out, इस पॉइंट P1 पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने, ये मैं पहले सारा समझा चुका कि किस तरह से हमने एक सिलेंडर ड्रॉ किया है, ठीक है। सो ड्रॉ दी Gaussian surface in the form of a cylinder as shown। अब देखो, हम लिखते हैं कि हर एक सरफेस में से कितना कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर जाएगा। तो कर्व सरफेस का मैं समझा चुका। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with the curved surface of the cylinder तो इसमें phi c, this will be equal to ई डी एस, ऐसे हम इसको कह सकते हैं। इसका ई डॉट डी एस जो है दैट विल बी इक्वल टू जीरो, ये जीरो के इक्वल, नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू इट। ये मैं आपको अभी समझा चुका पहले कि ये किस तरह से होता है। उसके बाद में हमने फाइंड करना है कि फ्लैट सरफेसेस में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर जाएगा। तो उसके लिए पहले डायग्राम देखेंगे। डायग्राम में देखो, ये राइट साइड पे ये जो पॉइंट P1 है, इसके सराउंडिंग्स में जो स्मॉल एरिया, फ्लैट एरिया DS1 हमने रिप्रेजेंट करा है। तो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्रॉ करूँ इसके साथ ही, यू सी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है ये इस डायरेक्शन में ऐसे बनेगा। इसको हम लेटर से E1 के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये P2 के साथ यहाँ से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसको हम E2 वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ड्यू टू सिमेट्री, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स P1 एंड P2 सेम डिस्टेंस पे हैं, तो ड्यू टू सिमेट्री E1 एंड E2 का दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। तो यहाँ से हमें ये भी दिखता है कि E1 और DS1 के बीच का एंगल 0 डिग्री का है,
और यहाँ से DS2 एंड E2 के बीच का एंगल भी 0 डिग्री का है। तो समझना बात को कि देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with the फ्लैट सरफेसेस के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लिंक्ड होगा, दिस विल बी 5S1 प्लस S2 TS1 है, DS1 प्लस DS2 ऐसे लिख लें, DS2। तो दिस विल बी इक्वल टू, समझना बात को कि DS1 के लिए इट विल बी E वेक्टर डॉट DS1 वेक्टर एंड प्लस होगा इसमें यूसी के E1 है ये E2 वेक्टर डॉट DS2 वेक्टर। सो बिकॉज एंगल हमने दोनों में ये एनालाइज किया 0 डिग्री का है, तो अब आपको इसकी समझ होनी चाहिए। इट विल बिकम इक्वल टू E1 DS1 प्लस दिस इज E2 DS2 इसके इक्वल। और यहां से ये किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल टू आ जाएगा 2EDS के इक्वल। ये 2EDS इसको लिख लिया हमने। तो ये देखो ये क्यों आया, बिकॉज हमें पता है कि E1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू E2, इसको हम E ही कह देते हैं, एंड DS1 का मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल टू DS2 का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू DS ऐसे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट अस से दैट दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 2 अगर हम कह दें, तो आप देखो इक्वेशन नंबर 1 में कर्व सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया था 0, और इसमें देखो DS1 और DS2 दोनों के साथ मिला के जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है वो आया है इतना। तो समझना बात को कि नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लक्स linked with the Gaussian surface in the form of cylinder, it will become, you see, equal to what? This will be, this is now you see phi, and this will be equal to phi c plus this is phi DS1 plus DS2 and it will become equal to 0 plus अभी हमने फाइंड किया कि this is equal to 2EDS, तो इसको हम लिख सकते हैं 2EDS इसके इक्वल। तो फाई इसके इक्वल आ गया। तो लेट अस से दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 and now you know that according to the Gauss's law, this phi will be equal to what? This phi is equal to, डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम में आप देखो कि ये जो टोटल सिलेंडर है इसमें से इसमें कितना चार्ज इंक्लोज्ड है। तो इसमें पोर्शन जो शीट का इतना पोर्शन इसके बीच में आ रहा है, तो इसमें ये जो चार्ज है वो है DQ के इक्वल। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू DQ डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से। एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। अब इसमें देखो दोनों इक्वेशंस से, फ्रॉम इक्वेशंस थर्ड एंड फोर्थ, from these two equations this should be clear to you that 2EDS this is equal to DQ divided by epsilon naught इसके इक्वल। एंड यहाँ से क्लियर दिखता है कि E becomes equal to, यहाँ से ये DQ, तो ये मैं DS इसके साथ ही लिख रहा हूँ, DS this is divided by 2 epsilon naught। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि E can be written equal to this one। इसमें DQ by DS is nothing but a surface charge density। तो finally it gives you E equal to, this is surface charge density sigma divided by 2 epsilon naught
दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फाइनल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। और इसमें हमने देखा कि ये दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। तो किसी भी यहाँ पे कोई भी पॉइंट हो, पास में हो या दूर हो, लेफ्ट पे हो या राइट पे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम ही रहेगा, जो कि इसके इक्वल आता है। अंडरस्टैंड इट वेल। Next is electric field due to infinitely large charged sheet with some thickness। अगर infinitely large charged sheet की कुछ thickness होती है तो उसमें चार्ज के इस तरह से आप देख सकते हो कि दो लेयर्स बनेंगे। तो इस केस में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट विल बिकम सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। पहले हमने जो आर्टिकल डिराइव किया था उसमें हमने एक थिन चार्ज शीट के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, जिसमें चार्ज का एक ही लेयर बनता था। तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी E इक्वल टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इन दैट केस। पर इसमें क्योंकि अगर शीट की कुछ थिकनेस है तो चार्ज के क्योंकि दो लेयर्स बन रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगा। सो E विल बिकम इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इन दिस केस। And the next is graphical representation of electric field versus distance of a point from infinitely large thin charge sheet। तो infinitely large thin charge sheet के ड्यू टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द शीट होता है। तो यहाँ से देखो जो इसमें ग्राफ बनाया गया है इसमें दिस एक्सिस दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस r and this vertical axis is representing the electric field E। तो इसमें ये जो लाइन है ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रही है। तो दिस इज पैरेलल टू द डिस्टेंस एक्सिस because electric field will remain constant independent of the distance r। So it is like this, understand it well। Next is electric field due to two infinitely large thin charged parallel sheets। तो देखो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये दो पोर्शंस बनाए गए हैं। ये स्मॉल पोर्शंस हैं इनफाइनेटली लार्ज थिन चार्ट शीट्स के। ये फर्स्ट शीट का पोर्शन है इधर और ये सेकंड शीट का पोर्शन है इधर। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। अब देखो कि इसमें ये रीजन वन रिप्रेजेंट कर रहा है। लेफ्ट साइड में सपोज रीजन वन है, दोनों शीट्स के राइट साइड पे रीजन टू है और दोनों शीट्स के बीच में रीजन थ्री है। तो हम हर एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो उसके लिए पहले देखो कि यू सी दैट इसमें ये जो रीजन वन है इसके लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करें तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। E1 को हम नेगेटिव रिप्रेजेंट करेंगे -E1 और E2 को भी हम नेगेटिव रिप्रेजेंट करेंगे -E2, क्योंकि फर्स्ट शीट के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लेफ्ट की ओर होगा और सेकंड शीट के ड्यू टू भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की ओर होगा। तो दोनों को उसमें हमने नेगेटिव रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसमें देखो सेकंड रीजन जो है ये दोनों शीट्स की राइट साइड पे है। तो यहाँ पे यू सी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि फर्स्ट शीट के ड्यू टू ऐसे और सेकंड शीट के ड्यू टू भी राइट साइड पे इस तरह से। तो ये दोनों पॉजिटिव लेंगे इसमें। तो E1 is positive and E2 is also positive in this case। और ये जो थर्ड रीजन है दोनों के बीच में, दोनों शीट्स के बीच में, तो इसमें फर्स्ट शीट के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की ओर बनेगा और सेकंड शीट के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लेफ्ट की ओर बनेगा। तो इसलिए इसमें E1 जो है ये पॉजिटिव आ जाएगा और E2 जो है ये नेगेटिव आ जाएगा ऐसे। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो इसमें देखो फर्स्ट रीजन में this is E1, this is obviously equal to -E1 -E2 इसके इक्वल। और इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो -σ1 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज माइनस यहाँ पे ये σ2 दिस इज 2 एप्सिलॉन नॉट ऐसे इसको लिख सकते हैं। σ1 एंड σ2 यहाँ पे आपको पता है दोनों की अपनी अपनी सरफेस चार्ज डेंसिटीज हैं यहाँ पे। तो ये ऐसे आ गया एंड फाइनली इट कैन बी रिटन 1 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड हियर दिस इज नेगेटिव भी अगर हम बाहर निकाल लें यहाँ से
तो ये बन जाएगा यहाँ पे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 ऐसे इसके इक्वल। और इसमें देखो जो सेकंड रीजन है राइट साइड पे, इसके लिए आप फाइंड करें तो यहाँ पे E2 की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे दैट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2 आएगा। तो दिस विल बिकम इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड दिस विल बी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 ऐसे। और रीजन 3 जो दोनों के बीच में है, इसके लिए E3 जो आएगा इस तरह से थर्ड रीजन के लिए, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये इसके इक्वल आ जाएगा क्योंकि इसमें इट इज इक्वल टू E1 माइनस E2 है। ठीक है, इसमें E3 ऐसे चलो लिख देते हैं यहाँ पे। तब ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इसके इक्वल आ जाएगा। लेट अस से दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं इसको पहले क्योंकि थर्ड रीजन का है। ये यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 ऐसे इस तरह से। So this is about this article, understand it well. And next is about its special case. Special case is when sigma 1 is equal to sigma and sigma 2 is equal to minus sigma. मतलब जो तीन चार्ट शीट्स हैं, इनफाइनेटली लार्ज चार्ट शीट्स हैं, उसमें ये दो शीट्स के पोर्शंस ऐसे बना दिए, ये पैरेलल भी हैं। तो उसी तरह से इसमें सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटीज इक्वल हैं। तो समझना बात को कि फर्स्ट रीजन के लिए जब आप E1 फाइंड करोगे तो दैट विल बिकम इक्वल टू 0, तो ये 0 आ जाएगा। कैसे? देखो, हमने जो इसमें E1 फाइंड किया था पहले, तो इसमें जब आप सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा पुट करोगे और सिग्मा 2 की वैल्यू जो है ये माइनस सिग्मा पुट करोगे, तब इट विल बिकम इक्वल टू 0। और इन द सेम वे यहाँ से आप जब सेकंड रीजन के लिए फाइंड करोगे, दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 0। और जब आप इस रीजन के लिए थर्ड रीजन के लिए फाइंड करोगे जो कि दोनों शीट्स के बीच में है, तो यू विल गेट इट इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जब आप ये वैल्यूज पुट करोगे सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 की, ठीक है, तो ये वैल्यूज इसके इक्वल आएंगी। सो दिस इज अबाउट इट्स स्पेशल केस, अंडरस्टैंड इट वेल।